जय माँ सरस्वती। नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेट ऑफ नॉलेज। संगम नगरी प्रयागराज से मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज हमने लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी के 38 क्वेश्चन। इनको देखेंगे और इनके आधार पर अपनी तैयारी को देखेंगे कि आप देखिए अपनी तैयारी कैसी है और किस दिशा में गए हैं और कहाँ पर कमियाँ हैं और उसको कहाँ पर पूरा किया जाए। हमने एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को इस टेस्ट में करने का प्रयास किया है। ऐसे हिंदी के 10 टेस्ट लाएंगे और 10 में आपका हिंदी पूरा कवर कर देंगे, गारंटी है। जो नहीं पढ़े उनके लिए तो रामबाण है, जो पढ़े उनके लिए तो रिवीजन का काम कर जाएगा। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आज का पहला सवाल है हिंदी का। हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपके इस 38 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी हम आंसर करा ही रहे हैं, आप बताइएगा जरूर। हरिपद कोमल कमल से में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार क्यों है जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पे हरिपद, हरिपद यानी भगवान विष्णु जी के पैर की समानता किससे की गई है? कमल से। किससे की गई है? कमल से। तो ये तो हो गया उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा भी पेपर में पूछता है। उत्प्रेक्षा का हम आपको बता दे रहे हैं, ट्रिक के साथ बताएंगे क्योंकि टाइम कम है। कॉन्सेप्ट वाला क्लास आगे लेकर आएंगे, इसमें थोड़ा बहुत बताते चल रहे हैं। उत्प्रेक्षा क्या है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु लगा रहता है, मानो लगा रहता है, जनु लगा रहता है, जानो लगा रहता है और ईयू लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ईयू। जहाँ पे मनु मानो जन जानो ईयू लगा रहे तुरंत उत्प्रेक्षा मारिएगा बिना देरी के। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर, दूसरा क्वेश्चन। नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बताएं। नदी नदी का जल ठंडा है। एक ए बी, सभी नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। ये चारों में कौन से सही हैं? शुद्ध वर्तनी। अगर आपको आता है समझ लीजिए, नहीं आता बाकी तो हम बता ही रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में, ये तो आता ही होगी चीज़ है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, नदियों का जल ठंडा है। नदियों का जल ठंडा है। चलते हैं आगे। रेशमी, तीसरा, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा, रमाशंकर शर्मा रसाल, सदल मिश्र, वेद प्रताप वैदिक। तो रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। और इससे इसमें से मैं एक और बता दे रहा हूँ, सदल मिश्र के बारे में पूछता है। इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। नासिके, इसमें हम लिख नहीं पा रहे हैं पूरा, थोड़ा भी स्टार्टअप शुरू ही किया है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस उक्त में कौन मैं अलंकार पहचानिए। नंबर एक, ए विभावना, बी भ्रांतिमान, सी व्यतिरेक, डी संदेह। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस उक्त में कौन सा अलंकार है? इस उक्त में विभावना अलंकार है। इसका अर्थ होता है बिना पैर के चलते हैं और बिना कान के सुनते हैं। वो यानी कौन है? भगवान है। यानी जहाँ कारण के बिना कार्य संपन्न होता है वहाँ पे क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। यानी कारण के बिना ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पे क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। चलते हैं आगे। विभावना पूछ लेता है, विभावना किसका भेद है? तो अर्थालंकार का भेद है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार। तो अर्थालंकार का भेद क्या है? विभावना है। और व्यतिरेक भी आपका विभावना मतलब अर्थालंकार में ही आता है। व्यतिरेक भी, तो संदेह भी अर्थालंकार में आता है, व्यतिरेक भी आता है, विभावना भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। विशेषण ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया है, जो सिलेबस में है उसी से एक क्वेश्चन में लिया है, एक एक दो क्वेश्चन। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो मेरे कुर्ता पाजामा 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इसमें क्या है आपका? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नापतौल, जहाँ पे नापतौल की बात आती है वहाँ पे क्या होता है? परिमाणवाचक। तो 3.5 मीटर नापा जा रहा है, इस वजह से क्या है? ये परिमाणवाचक। छठवां देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द है। शक्ति, ईंधन, ऊर्ध्वांक, उदग्र। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या है आपका? शक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो कुछ बच्चे इधर आओ, इसमें संबोधन है और कुछ है, तो कुछ संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? हद कर देना, अशांत होना, घमंड दिखाना, शांत होना। तो कहते हैं आपका पारा नहीं उतर रहा है, मतलब आप शांत नहीं हो रहे। इसका सही आंसर क्या होगा? अशांत होना। पारा न उतरना मतलब अशांत होना या गुस्सा होना। बेल शब्द का बहुवचन बताएं। बेले, बेला, बेलो, बेला। तो बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा आपका? बेले। क्या होगा? बेले। अर्थालंकार का एक प्रकार है अतिशयोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। तो अभी मैंने पहले बताया था अर्थालंकार, यहाँ डिटेल बता दे रहे हैं। तो अर्थालंकार का प्रकार कौन सा है? इसमें एक प्रकार है अतिशयोक्ति। कौन सा है? अतिशयोक्ति। जो अतिशयोक्ति है ये अर्थालंकार है, बाकी ये तीनों जो हैं ये आपके शब्दालंकार हैं। ये क्या है? आपके शब्दालंकार हैं। ये आपके शब्दालंकार है। अर्थालंकार कौन कौन सा है सुन लीजिए, लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अर्थालंकार में आपका आता है उपमा आता है, रूपक आता है, उत्प्रेक्षा आता है, ये तीनों पूछे जाते हैं। दृष्टांत आता है, संदेह आता है, अतिशयोक्ति आता है, प्रदीप अलंकार आता है, प्रतिमान आता है, विभावना आता है, उल्लेख, असंगति, मानवीकरण, अन्योक्ति, अपद्युति, व्यतिरेक। ये सब अर्थालंकार के भेद हैं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? अतिशयोक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य भेद हैं और वाक्य है विधान संयुक्त, संयुक्त मिश्रित, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, संकेतवाचक, विस्तृत। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य।
जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर, यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, रेहन पर रघु, रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। किससे? साहित्य अकादमी से। साहित्य अकादमी के बारे में जान लीजिए। साहित्य अकादमी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया सम्मान है, जो कि 1955 से शुरू किया गया था। पेपर पूछता है कभी कभी। 1955 से शुरू किया गया था। यह 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं सहित 8वीं अनुसूची, ये देखिए आपका संविधान भी तैयार हो जा रहा है कि 8वीं अनुसूची, संविधान में 8 अनुसूची हैं और भाषा कितनी है? 22 भाषा। तो संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के साथ साथ राजस्थानी, अंग्रेजी, यानी 22 2 24, यानी 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और पहली बार कब दिया गया? 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वंस शब्द का विलोम क्या होगा? ध्वंस शब्द का विलोम विध्वंस होगा। ध्वंस का विलोम क्या होगा? विध्वंस। चलिए आगे देखते हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो कोई मतलब क्लियर नहीं है, कोई मतलब क्लियर नहीं है। एक सीधे दिख रहा है कि कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। और जानते हैं कि सर्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक। यह, वह, वे, ये आपके क्या होते हैं? निश्चयवाचक। कोई कुछ आ जाए तो, कोई आ जाए, कितना आ जाए, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, ब्लैंक ब्लैंक बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार है, तथा बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। यानी शब्दालंकार, अर्थालंकार, अनुप्रास, श्लेष, यमक, शब्दालंकार, रूपक उपमा। तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार ऐसे अलंकार जिनमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न शब्दालंकार होता है, और जिनके अर्थों से चमत्कार उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ अद्भुत सौंदर्य होता है अर्थ में, वो अर्थालंकार होता है। चलिए आगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? पूर्ति करें। तो हिंदी वर्णमाला 11, 10, 13, 9। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अगर पूछ, और इसमें जान लीजिए, जब वर्णमाला आ गया, वर्णमाला क्वेश्चन फिक्स है आएगा। 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण में आपके 11 मूल स्वर हैं, 11 मूल स्वर हैं। 33 व्यंजन हैं आपके, 33 यानी 33 व्यंजन हैं। उसके बाद आपके 2 उच्चित व्यंजन हैं। 2 क्या हैं? उच्चित व्यंजन हैं। और 4 संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्ताक्षर बोलते हैं, जिसमें छत्र के अंश आता है। उसके बाद 2 अयोगवाह हैं। क्या हैं? 2 अयोगवाह। चलिए आगे देखते हैं। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डीगढ़, टिड्डीजन, टिड्डी दल, टिड्डी वर्ग। तो टिड्डी शब्द का बहुवचन होगा टिड्डी दल। क्या होगा? टिड्डी दल। पशु पक्षियों का अगर बहुवचन बनाना हो, एक ट्रिक बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। पशु पक्षियों के साथ हमेशा दल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बहुवचन में दल का। पशु पक्षी के साथ दल। और साधु संत लोगों के साथ गण का प्रयोग किया जाता है, संत जन का प्रयोग किया जाता है, जैसे संत जन। चलिए आगे चलते हैं। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के उचित समूह को चुनिए। कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता। अम्बुद, कालिंदी, सूर्यसुता। तरंगिनी, तटनी, कालिंदी। कृष्णा, सूर्यसुता, तटनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता। ये यमुना जी के पर्यायवाची हैं। और इसके साथ साथ और पर्यायवाची मैं बता दे रहा हूँ। भानुजा, रविसुता, यानी सूर्यभगवान की पुत्री, रवि की पुत्री, और ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या है? संधि विच्छेद, व्यंजन, संधि, स्वर। और 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो अत्यंत समीपस्थ परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि। चलिए आगे चलते हैं। यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है? पहला, देखिए, फूल सी बच्ची, तरन तन ऊंचा, तट तमाल तरुवर बहुछाए, चरण कमल बंधव हरि राई, नवजीवन दो घनश्याम हमें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तरन तन ऊंचा, तट तमाल तरुवर बहुछाए। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तरन 1, तनुजा 2, तट 3, तमाल 4, तरुवर 5 बार हुई यहाँ पे, इसलिए क्या है? आपका अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मरुत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड। तो इसका सही आंसर होगा क्या? मृत्युदंड। क्या हो जाएगा? मृत्युदंड। आइए आगे देखते हैं। अटूट होना का दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प मुहावरा है? नाम बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा, कंगाली में आटा गीला, पत्थर की लकीर होना। कहते हैं ना कि हमारी बात अटूट है, मतलब ये बात मिट नहीं सकती, ये बात कट नहीं सकता, ये बात टूट नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा? पत्थर की लकीर होना। कहते हैं हमने जो कह दिया पत्थर की लकीर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है गद्यांश से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने गद्यांश लिया है, गद्यांश ध्यान से पढ़िएगा, इसमें उत्तर देना होता है। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है। कायर विपत्ति से डरकर अपने पाँव मार्ग से पीछे खींच लेता है, लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं हैं। वे अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। वे आने वाली विघ्न बाधाओं के सामने चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों से संघर्ष करते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। वे संकटों पर विजय हासिल करके ही दम लेते हैं। वीर पुरुष संकटों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे संकटों में न तो कभी कुफ करते हैं और न ही संकटों के सामने कभी झुकते हैं। मंजिल की राह में आने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के लिए वे निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। अब इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम भी पैसे जाएंगे, मैंने सारांश आएगा। तो इससे 23वां क्वेश्चन है, वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसमें कौन सा काल है? वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो जो कार्य चल रहा हो तत्काल में
वो क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या है? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीरांगना, बलवती, साम्राज्ञी, कर्त्री। तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। ये कर्त्री पूछा जाता है पेपर में, ये कर्ता का है। ये कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होती है? कर्त्री। चलिए आगे। और सम्राट का सम्राज्ञी होता है, एक बार इसको भी ये भी पूछा जाता है। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? सम्राज्ञी। और कर्ता का कर्त्री। अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, संज्ञा। तो अडिग में क्या प्रयुक्त किया गया है? उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा पीछे, ये बात नोट कर लीजिए। तो ये उपसर्ग है। अडिग में अ जोड़ करके अडिग बनाया गया है। आगे देखते हैं 26 नंबर। दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? विस्तार, भीतर, विकर्ण, एकत्र। तो विकर्ण का विपरीतार्थी यानी विलोम होगा एकत्र। क्या होगा? एकत्र। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? अभी पीछे हमने बताया था संयुक्त व्यंजन, डिटेल में जब कॉन्सेप्ट बता रहा था। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। सापेक्ष का विलोम क्या है? सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। सापेक्ष का निरपेक्ष। विदुषी की शुद्ध वर्तनी होगी विदुषी, 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 विदुषी। तो विदुषी का वर्तनी शुद्ध होगा क्या? ए नंबर, विदुषी। मछली का पर्यायवाची है मार्तंड, तटनी, मीन, वारिद। तो मछली का जो पर्यायवाची है आपका ये मीन होगा। क्या होगा? मीन। क्या होगा? मीन। तो मछली के पर्यायवाची क्या होगा? मीन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, श, उ। तो हम सब जानते हैं छ भी है, स भी है, त्र भी है, आपका उ नहीं है। क्या नहीं है? उ। उ आपका स्वर है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आनुषांगिक, अनुषांगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक। अब इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये आपका पेपर में जरूर पूछा जाता है, मतलब ये कई बार एग्जाम्स में आए हैं। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या होता है? ये शुद्ध वर्तनी क्यों लिखा जाता है? ऐसे मतलब शुद्ध वर्तनी से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसका शुद्ध सही जवाब होगा आपका आनुषंगिक। क्या हो जाएगा? आनुषंगिक। ये आरोग्य पूछा गया था, पेट में भी आया था और यूपीएससी में भी आया था, कई जगह क्वेश्चन आए, तो नोट कर लीजिएगा। यड़ संधि का संबंध संधि विशेष से है। यड़ संबंध का संबंध किस संधि विशेष से है? तो आपका किससे है? स्वर संधि से। किससे है? स्वर से। स्वर से किसका है? स्वर से संबंध से यड़ संबंध का संबंध है। जलद में कौन सा समास है? जलद में आपका तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष। तत्पुरुष इसलिए है क्योंकि जल को धारण करने वाले को, अर्थात समुद्र, जलद को क्या कहते हैं? समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची जलद, तो तत्पुरुष है। द्वंद्व में और आ जाता है, आगे बताएंगे। समास का एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, समास क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट वीडियो से समास देखते ही उड़ा देंगे। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? क, थ, च, व। तो महाप्राण आपका कौन सा है इसमें? थ है। महाप्राण कौन सा है? थ। प्रत्येक वर्ण का दूसरा अक्षर, और प्रत्येक वर्ण का क्या है आपका? दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। तो जानते हैं वर्ण क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, प वर्ग होता है, त वर्ग, त के बाद थ आता है। तो थ आपका दूसरा है। तो इसका ट्रिक है महाप्राण का 24, याद रख लीजिएगा। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण। फिर पूछ लेता है अल्पप्राण बताइए। तो अल्पप्राण आपका होता है पहला वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। 135। 135 अल्पप्राण और 24 महाप्राण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए महाप्राण प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। ये थोड़ा इसको स्किप करिए, आगे चलिए। पंचवटी में समास कौन सा है? पंचवटी में आपका कौन सा समास है? द्विगु समास। जहाँ पे संख्या आ जाए, जैसे नवरत्न, पंचवटी, त्रिभुज, चतुर्भुज, संख्या वाले जितने कॉन्सेप्ट होते हैं किसमें जाते हैं? द्विगु में। जहाँ पे आपको गिनती दिखे, आंख बंद करके द्विगु मारिएगा। चौराहा, पंचवटी, नवरत्न, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके द्विगु समास हो जाएंगे। देखिए चौराहा में कौन सा समास है? आ गया। तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, अव्ययीभाव। अभी मैंने बताया चौराहा में क्या हो जाएगा? 4 रास्तों का समूह, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। मैथिली, बोडो, मणिपुरी, भोजपुरी। तो हम जानते हैं भोजपुरी शामिल नहीं किया गया, बाकी सब शामिल हैं। आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य सभी भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया है। देख लीजिए कौन कौन से हैं। असमी है, असम, यहाँ मतलब असम, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इसी के साथ आज का ये टेस्ट समाप्त हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको टेस्ट कैसा लगा और क्या चीज़ें मुझे और लाना चाहिए। आप अपना सलाह जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम आप लोग के लिए शुरुआत किए हैं। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो ऐसे ढेर सारे टेस्ट लाएंगे। और इन टेस्ट के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। और कोशिश है आप और लोग को जोड़िए, जो स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको आप अपने चैनल से जोड़िए। और इससे मुझे भी संबल मिलता है, मुझे भी कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कृपया करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय